आज तारीख है 3 फरवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की लगभग हर बड़ी खबर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कसौटी पर कसी जा रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा हुआ है जो हमारे वैश्विक रिश्तों की दिशा बदल सकता है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर हमारी चुनाव प्रक्रिया की नींव पर ही कुछ गंभीर सवाल उठ गए हैं। बिल्कुल। चलिए इसी नज़रिए से आज की खबरों को समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ही बात करनी चाहिए। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर वहीं से है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। ऐतिहासिक मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस डील के तहत जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को घटा दिया है। अच्छा, ये वही टैरिफ्स हैं जो पिछले साल मतलब 2025 में लगाए गए थे और जिनकी वजह से काफी तनाव बढ़ गया था। जी वही, अगस्त 2025 में अमेरिका ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, और तो और भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से उस पर एक अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिया था। तो कुल मिलाकर 50% तक का टैरिफ लग रहा था कुछ प्रोडक्ट्स पर। बिल्कुल, और अब इस नए सौदे के तहत उस 25 से 50% की रेंज को घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। सीधा 18%। ये तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। इस बड़ी छूट के बदले में भारत ने क्या करने का वादा किया है? और यहीं पर इस सौदे का सबसे पेचीदा और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू सामने आता है। भारत ने दो बड़ी प्रतिबद्धताएं जताई हैं। पहली, हम रूसी तेल की खरीद पूरी तरह से रोक देंगे। एक मिनट, पूरी तरह से रोक देंगे? जी हाँ, पूरी तरह से। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ये तो हमारी अब तक की ऊर्जा नीति से 180 डिग्री का यू टर्न है। 2022 के बाद से रूस हमारा सबसे बड़ा और सबसे सस्ता तेल सप्लायर रहा है। बिल्कुल, हमारी कुल तेल आपूर्ति का 35% से भी ज्यादा हिस्सा रूस से आ रहा था, और वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? ये इस सौदे का सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम है। रूसी सस्ता तेल बंद होने से हमारा आयात बिल यानी इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे सीएडी कहते हैं उस पर दबाव बढ़ेगा, और मुमकिन है कि देश में महंगाई भी बढ़े। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। संभावना तो यही है। ये एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा को विदेश नीति के लिए दांव पर लगाने जैसा है। और दूसरी प्रतिबद्धता क्या थी? आपने कहा था दो बड़ी कमिटमेंट है। दूसरी प्रतिबद्धता है कि भारत अगले कुछ सालों में $500 बिलियन के अमेरिकी सामान का आयात करेगा। $500 बिलियन, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा मतलब एलएनजी और शायद शेल ऑयल, हाई एंड टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद शामिल हैं। कृषि उत्पाद मतलब अमेरिकी व्यवसाय उत्पाद भारत के बाजार में आएंगे। ये तो हमारे किसानों के लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, और देखना होगा कि सरकार भारतीय किसानों के हितों की रक्षा कैसे करती है। लेकिन हाँ, ये $500 बिलियन की कमिटमेंट का हिस्सा है। तो विश्लेषक इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये भारत की जो पारंपरिक गुटनिरपेक्षता की नीति रही है उसका अंत है? कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है। वो इसे पश्चिम के साथ, खासकर अमेरिका के साथ एक स्पष्ट रणनीतिक झुकाव यानी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के तौर पर देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की जो हमारी पॉलिसी थी उस पर अब एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। मतलब हम अब एक खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है। रूस के साथ हमारे दशकों पुराने संबंधों पर भी इसका असर पड़ना तय है। ठीक है, ये तो हुआ इसका भू राजनीतिक विश्लेषण। अब वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आपने कहा कि इस सौदे से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत फायदा होगा, वो कैसे? जी, और ये इस सौदे का कह सकते हैं सबसे सकारात्मक पहलू है। देखिए, उद्योग निकायों जैसे कि आईसीईए का अनुमान है कि भारत का अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $100 बिलियन तक पहुंच सकता है।
100 बिलियन डॉलर्स, ये तो मौजूदा आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। कई गुना। इसकी सीधी वजह है हमें मिली प्रतिस्पर्धी बढ़त, यानी कंपैरेटिव एज। वो 18% बनाम 20% वाला पॉइंट। बिल्कुल। नए सौदे के तहत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% अमेरिकी टैरिफ लगेगा, जबकि हमारे सबसे बड़े प्रतियोगी वियतनाम पर 20% टैरिफ लगता है। ये 2% का मार्जिन सुनने में कम लगता है। कम लगता है, लेकिन जब अरबों डॉलर के स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, तो ये 2% का मार्जिन ही हार और जीत तय करता है। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और हम तो पहले से ही वैश्विक आईफोन्स का करीब 25% उत्पादन कर रहे हैं, तो ये सौदा एक तरह से उस मैन्युफैक्चरिंग बेस को और मजबूत करेगा। ये सिर्फ मजबूत नहीं करेगा, बल्कि उसे अगले स्तर पर ले जाएगा। अब तक भारत में ज्यादातर असेंबली होती थी, जिसमें वैल्यू एडिशन मतलब मूल्यवर्धन कम होता था। हम पुर्जे बाहर से मंगाकर उन्हें जोड़ते थे। राइट। लेकिन अब फोकस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे हाई वैल्यू एडिशन वाले कामों पर जा रहा है। अच्छा, तो हम अब सिर्फ फोन असेंबल नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर के चिप्स और दूसरे पार्ट्स भी बनाएंगे। यही लक्ष्य है। और ये ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा है। ये भारत अमेरिका के बीच की एक पहल है ना? जी। इसके जरिए अमेरिकी सप्लाई चेन के साथ हमारा गहरा एकीकरण हो रहा है। इससे न सिर्फ लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि चीनी घटकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और ये हमारी टेक सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के दौर में टेक सॉवरेनिटी उतनी ही जरूरी है जितनी कि सीमा सुरक्षा। मतलब एक तरफ हम ऊर्जा के लिए अमेरिका पे निर्भर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। इट्स अ मैसिव ट्रेड ऑफ। हमें कुछ खास खनिजों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। और इस मामले में तो हम लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर है। तो क्या हम एक निर्भरता से निकलकर दूसरी में तो नहीं फंस रहे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही व्यापक रेयर अर्थ स्ट्रैटेजी का अनावरण किया है। अच्छा, तो सरकार इस पर भी काम कर रही है? जी। ये बजट 2026-27 के ठीक बाद आई है। देखिए, चीन का जो एकाधिकार है वो खतरनाक स्तर पर है। चीन आज दुनिया की 80% से ज्यादा रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग और 90% से ज्यादा स्थायी चुंबकों यानी परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन नियंत्रित करता है। 90%? ये तो एक तरह से ब्लैकमेल करने वाली स्थिति है। बिल्कुल। चीन चाहे तो पूरी दुनिया की ईवी और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री को रोक सकता है। इसीलिए ये रणनीति इतनी जरूरी है। तो इस रणनीति में क्या खास है? हम इस एकाधिकार को कैसे तोड़ेंगे? इस रणनीति के दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की स्थापना। ये कहाँ बनाए जाएंगे? ये उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तटीय राज्य ही क्यों? कोई खास वजह? वजह है मोनाजाइट रेत। इन राज्यों के तटों पर मोनाजाइट रेत के विशाल भंडार हैं, जो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मुख्य स्रोत है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। अच्छा, तो हमारे पास कच्चा माल तो है? कच्चा माल है। और दूसरा और सबसे अहम स्तंभ है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी RAPM के निर्माण के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजना। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मैं दोहराता हूं, 7,280 करोड़ रुपए। 7,280 करोड़, ये एक बड़ा निवेश है। और ये RAPM, ये वही मैग्नेट है जो EV मोटर्स और पवन टर्बाइन के लिए जरूरी है? जी, ये उनके दिल की तरह हैं। इनके बिना वो बन ही नहीं सकते। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भारत के पास तो मोनाजाइट के भंडार पहले से थे। अब तक हम इस क्षेत्र में क्यों पीछे थे? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? बिल्कुल। असली चुनौती टेक्नोलॉजी की ही है। हमारे पास भंडार तो थे, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की जटिल तकनीक नहीं थी। रेयर अर्थ्स का निष्कर्षण और प्रसंस्करण पर्यावरण के लिहाज से बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है। खतरनाक क्यों? क्योंकि मोनाजाइट में थोरियम होता है, जो रेडियोधर्मी है। तो जब आप उसे प्रोसेस करते हैं तो रेडियोधर्मी कचरा निकलता है। इसलिए इन गलियारों में सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खासकर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP के तहत। ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है और भारत भी इसका सदस्य है ना? जी। इस पार्टनरशिप के जरिए हम ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की उम्मीद कर रहे हैं, जिनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। कुल मिलाकर अमेरिका से व्यापारिक सौदा
इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता और अब रेयर अर्थ्स पर फोकस, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगते हैं जहां भारत दुनिया में अपनी आर्थिक और रणनीतिक जगह को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी रणनीति है जिसके केंद्र में चाइना प्लस वन की वैश्विक सोच है। दुनिया की कंपनियां चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही हैं और भारत उस जगह को भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों की बात। अब देश के अंदर की एक बहुत ही गंभीर खबर पर आते हैं। ये सीधे सीधे हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी है। जी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ तो भारत दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद पर ही कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। जी, ये मामला चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में SIR कहते हैं, से जुड़ा है। इस प्रक्रिया के दौरान हजारों की संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी फॉर्म 7 भरे गए। फॉर्म 7 यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है। पहले ये बताइए कि ये फॉर्म 7 होता क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 को देखना होगा। इसके तहत चुनाव आयोग कई तरह के फॉर्म इस्तेमाल करता है। सबसे कॉमन है फॉर्म 6। फॉर्म 6 तो नया नाम जोड़ने के लिए होता है ना? बिल्कुल। जब कोई नागरिक 18 साल का होता है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाता है। फिर होता है फॉर्म 8। ये जानकारी में सुधार के लिए, जैसे नाम की स्पेलिंग या पता बदलना हो। एकदम सही। फॉर्म 8 इज फॉर करेक्शंस, लेकिन फॉर्म 7 इन दोनों से अलग है। फॉर्म 7 किसी भी मतदाता को यह अधिकार देता है कि वो सूची में किसी और के नाम पर आपत्ति जता सके या उसे हटाने की मांग कर सके। कोई भी मतदाता किसी दूसरे मतदाता का नाम हटाने की अर्जी दे सकता है। जी, लेकिन उसके लिए वैध कारण बताने होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, या वो उस पते पर अब नहीं रहता हो और कहीं और शिफ्ट हो गया हो, या किसी और वजह से वो अयोग्य हो गया हो। ये तो एक जरूरी प्रावधान लगता है ताकि चुनावी सूची साफ सुथरी और अपडेटेड रहे। तो फिर इसमें विवाद क्या है? विवाद इसकी नीयत और इसके इस्तेमाल के तरीके पर है। प्रावधान अच्छा है, पर उसका दुरुपयोग किया गया है। बाड़मेर में क्या हुआ कि बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs के नाम पर हजारों फॉर्म 7 जमा कर दिए गए। BLA तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो बूथ लेवल पर काम करते हैं। जी। लेकिन जब इन BLA से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ये फॉर्म भरे ही नहीं। उनके नाम और शायद दस्तखत का फर्जी इस्तेमाल किया गया। मतलब ये तो साफ साफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है। से विलोपन फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने के आरोप हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक डिनायल ऑफ सर्विस हमले जैसा है। डिनायल ऑफ सर्विस हमला, ये IT की दुनिया का शब्द है। मतलब जैसे किसी वेबसाइट पर इतना फर्जी ट्रैफिक भेज दिया जाए कि असली यूजर्स उसे खोल ही ना पाएं। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ठीक वैसे ही चुनावी सिस्टम में इतने फर्जी फॉर्म डाल दिए गए कि असली मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, ये मताधिकार से वंचित करने का एक संगठित प्रयास लगता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन हमारा कानूनी ढांचा इसके बारे में क्या कहता है? क्या ऐसे अपराधों के लिए कोई सजा नहीं है? सजा का प्रावधान है, और ये मेंस के उत्तर के लिए बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ध्यान दें, RPA 1950, न कि 1951। RPA 1950 चुनावी सूचियों की तैयारी से संबंधित है, जबकि RPA 1951 चुनावों के संचालन से। ठीक है, RPA 1950। इस एक्ट का सेक्शन 31 बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 31 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनावी सूची से जुड़े किसी फॉर्म में कोई ऐसी घोषणा करता है जो झूठी है और जिसे वो जानता है कि वो झूठी है, तो उसे 1 साल तक की कैद हो सकती है। 1 साल तक की सजा? ये तो काफी सख्त प्रावधान है। जी, सेक्शन 31 ऑफ RPA 1950 में 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। फिर भी इतनी बड़ी धांधली जमीनी स्तर पर हो कैसे गई? सिस्टम में चूक कहाँ हो रही है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब कानून है तो फिर ये हो कैसे रहा है? ये सवाल सीधा प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर उठता है। देखिए, हर बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO होता है। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे कोई टीचर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बूथ की वोटर लिस्ट का रखरखाव करे। कोई भी फॉर्म, चाहे 6, 7 या 8, जमा होने के बाद BLO उसकी कड़ी जांच करता है। वो घर घर जाकर पुष्टि करता है। तो क्या ये BLO अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म का सिस्टम में आना और स्वीकृत हो जाना, ये 2 ही बातों की ओर इशारा करता है।
या तो ये घोर लापरवाही है या फिर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत है। चुनाव आयोग के अपने ही मानदंडों का यहाँ खुला उल्लंघन हुआ है। और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग से टकराव मोल लिया था। जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विपक्ष शासित राज्यों में मतदाताओं के नाम कटवा रही है। ऐसे आरोपों से ईसीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आगे का रास्ता क्या है? कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। एक सुझाव है कि फॉर्म 7 भरने के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बना दिया जाए। मतलब आधार या ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए। हाँ, इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, क्योंकि हर आवेदन एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर या आधार से जुड़ा होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी तो है। भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है। बिल्कुल, हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। ग्रामीण भारत में, खासकर बुजुर्गों या गरीबों में, जहां इंटरनेट या स्मार्टफोन की पहुंच आज भी सीमित है, वहां के लोग अपनी जायज आपत्ति कैसे दर्ज करा पाएंगे? हमें सुरक्षा और पहुंच के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो तात्कालिक कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहला और जरूरी कदम यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र जांच कराए और जितने भी नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें तुरंत बहाल करे। और दूसरा, सेक्शन 31 ऑफ आरपीए 1950 के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई करके एक मिसाल कायम करें। जब तक सजा का डर नहीं होगा, ये चलता रहेगा। सही बात है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता ही लोकतंत्र का आधार है। चलिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट का जीएसटी को लेकर एक फैसला आया है। जी, ये जीएसटी एडजुडिकेशन से जुड़ा एक अहम फैसला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 के तहत जब कोई शो कॉज नोटिस यानी एससीएन जारी होता है, तो उस नोटिस और अंतिम आदेश पारित करने के बीच कम से कम 3 महीने का अंतराल अनिवार्य है। 3 महीने का गैप अनिवार्य है। जी, अनिवार्य। कोर्ट ने कहा कि कर अधिकारी सिर्फ समय सीमा पूरी करने के लिए अनुचित जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसका महत्व क्या है? इससे करदाताओं को क्या फायदा होगा? इसका बहुत बड़ा कानूनी महत्व है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मजबूत करता है, खासकर ऑडी अल्ट्रम पार्टिम के सिद्धांत को। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिल्कुल। ये 3 महीने का समय करदाताओं को अपना जवाब तैयार करने, सबूत इकट्ठा करने या अगर वो चाहे तो जुर्माना से बचने के लिए स्वैच्छिक भुगतान करने का एक सार्थक अवसर देता है। तो ये कर अधिकारियों की मनमानी पर एक तरह की रोक है। जी, और इसका प्रशासनिक प्रभाव ये होगा कि जीएसटी विभागों को अपनी केस मैनेजमेंट प्रणालियों में सुधार करना होगा। उन्हें अब ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है। और एक और पहल है एमवाई भारत बजट क्वेस्ट 2026। ये क्या है? ये युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 से जोड़ने की एक पहल है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एमवाई भारत पोर्टल पर लॉन्च किया है। एमवाई भारत मतलब मेरा युवा भारत। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के लिए बजट जैसी जटिल चीज को सरल बनाना और विकसित भारत के निर्माण के लिए उनसे नए विचार आमंत्रित करना। तो ये काम कैसे करेगा? क्या कोई प्रतियोगिता है? हाँ, ये एक तरह की प्रतियोगिता ही है। इसमें पहले एक ऑनलाइन क्विज होगा, फिर जो लोग उसे पास करेंगे उन्हें निबंध लिखना होगा और जो विजेता होंगे उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलेगा। ये तो युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। इसका महत्व ये है कि ये शासन को टॉप डाउन से सहभागी यानी पार्टिसिपेटरी बनाने की दिशा में एक कदम है और ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करने का एक तरीका भी है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था के सेक्शन पर वापस लौटते हैं। एक खबर नए बैगेज नियमों के बारे में है। जी, बैगेज रूल्स 2026। सरकार ने बैगेज रूल्स 2016 की जगह नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये विदेश से आने वाले यात्रियों पर सीधा असर डालेंगे। तो इसमें सबसे बड़े बदलाव क्या हैं? सबसे बड़ा और सबसे स्वागत योग्य बदलाव है ड्यूटी फ्री अलाउंस में बढ़ोतरी। अच्छा, मतलब हम बिना कस्टम ड्यूटी दिए कितना सामान ला सकते हैं, उसकी सीमा बढ़ाई गई है। जी, भारतीय निवासियों के लिए ये सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए। 75,000? जी, ये तो एक अच्छी बढ़ोतरी है। हाँ, ये पिछले दशक की मुद्रास्फीति को देखते हुए जरूरी भी था। इससे आम यात्रियों को एयरपोर्ट पर होने वाले उत्पीड़न से कुछ राहत मिलेगी। और विदेशी पर्यटकों के लिए भी कुछ बदला है। उनके लिए ये सीमा 25,000 रुपए है, जो पहले कम थी। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है। और सोने चांदी मतलब आभूषण लाने के नियमों में भी कोई बदलाव हुआ है? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले ये कीमत पर आधारित था, अब इसे वजन आधारित कर दिया गया है। वजन आधारित कैसे?
अगर कोई भारतीय नागरिक 1 साल से ज्यादा विदेश में रहने के बाद लौट रहा है तो महिला यात्री 40 ग्राम तक और पुरुष यात्री 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। 40 ग्राम महिलाओं के लिए और 20 ग्राम पुरुषों के लिए। जी, ये ज्यादा स्पष्ट और पारदर्शी प्रणाली है। इन नियमों में डिजिटलीकरण को लेकर भी कुछ है, मैंने पढ़ा था। जी, और ये शायद सबसे बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव है। अब अतिथि अतिथि नाम के एक मोबाइल ऐप के जरिए आपको शुल्क योग्य सामानों की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही आपको बताना होगा कि आप क्या-क्या सामान ला रहे हैं जिस पर ड्यूटी लग सकती है? हाँ, यात्री अपनी यात्रा से 3 दिन पहले तक ही घोषणा कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। ये सरकार के फेसलेस कस्टम्स के उद्देश्य के अनुरूप है। और लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में क्या? नए नियमों में इसे और स्पष्ट कर दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी यात्री एक लैपटॉप या टैबलेट स्पष्ट रूप से शुल्क मुक्त ला सकता है, अलाउंस के अलावा। तो कुल मिलाकर ये नियम यात्रियों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं, डिजिटल कंप्लायंस को बढ़ावा देते हैं और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल, ये एक संतुलित और आधुनिक कदम है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक और खबर देखते हैं। भारत अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक हुई है दिल्ली में। जी, ये दूसरी भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों की बैठक थी जो नई दिल्ली में हुई, और इसके अंत में दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या हैं? यूपीएससी के नजरिए से क्या महत्वपूर्ण है? इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली और मजबूत बात है संप्रभुता का समर्थन। संप्रभुता किन देशों के संदर्भ में? सूडान, सोमालिया और लीबिया जैसे संघर्षरत अरब देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मजबूत समर्थन किया गया है, मतलब बाहरी हस्तक्षेप का विरोध। ठीक है, और क्या? दूसरी बड़ी बात है लाल सागर की सुरक्षा। पहली बार भारत और अरब लीग ने मिलकर समुद्री नेविगेशन पर हो रहे हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ये हूती विद्रोहियों के हमलों का अप्रत्यक्ष संदर्भ है। जी, ये उन्हीं का प्रत्यक्ष संदर्भ है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। और फिलिस्तीन के मुद्दे पर क्या रुख रहा? ये हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। फिलिस्तीन पर घोषणा पत्र ने अरब पीस इनिशिएटिव 2002 और 1967 की सीमाओं पर आधारित 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही समर्थन किया है। मतलब इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य। जी, दिलचस्प बात यह है कि घोषणा पत्र ने अमेरिका के हालिया बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, तो इसका क्या विश्लेषण किया जा सकता है? इसका विश्लेषण 2 स्तरों पर होता है। पहला, भारत की डीहैफनेशन स्ट्रैटेजी की सफलता। भारत ने सफलतापूर्वक अरब लीग के साथ फिलिस्तीन पर चर्चा की, जबकि इजराइल के साथ भी अपने मजबूत संबंध बनाए रखे। हमने दोनों को अलग अलग डील किया। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन। अमेरिकी प्रस्ताव को दरकिनार करके भारत और अरब लीग ने मिलकर यह दिखाया कि वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं। ये अमेरिका के साथ बढ़ते अलाइनमेंट के बीच एक संतुलन साधने वाली कार्यवाही है। बहुत दिलचस्प। तो सहयोग के और कौन से स्तंभ तय किए गए? घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति को सहयोग के प्रमुख स्तंभों के रूप में पहचाना गया है। चलिए अब सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। बलूचिस्तान को लेकर कुछ बड़ी खबर है। जी, ये खबर पाकिस्तान से है, लेकिन इसके भारत के लिए भी निहितार्थ हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने 40 घंटे के एक बड़े ऑपरेशन में 145 आतंकवादियों को मार गिराया है। 145? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये आतंकवादी किस समूह से थे? ज्यादातर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA से थे। और पाकिस्तान का आरोप क्या है? पाकिस्तान का पुराना आरोप है कि भारत इन बलूच राष्ट्रवादी समूहों का समर्थन करता है। जाहिर है भारत ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। तो यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? GS पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक है उग्रवाद, बाहरी राज्यकर्ता और पड़ोस में सुरक्षा चुनौतियां। और इसका कोई भू राजनीतिक एंगल भी है? बिल्कुल। BLA खास तौर पर चीनी हितों को निशाना बनाता है, मतलब CPEC परियोजनाओं और चीनी नागरिकों पर हमले करता है। तो बलूचिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर पड़ता है, जो भारत के सामरिक हितों से जुड़ा है। तो भारत का आधिकारिक रुख क्या है इस पर? भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। सुरक्षा से ही जुड़ी एक और खबर है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो में भाग ले रही हैं। जी, ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो भारत की रक्षा कूटनीति को दर्शाती है।
आईएफ की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम सिंगापुर एयर शो 2026 में भाग ले रही है। सारंग टीम, ये कौन सा विमान उड़ाते हैं? ये स्वदेशी ALH ध्रुव यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करते हैं, जिसे HAL ने डिजाइन और निर्मित किया है। तो इसका महत्व क्या है? सिर्फ एक एयर शो में हिस्सा लेना ही है या कुछ और भी? नहीं, इसका गहरा सामरिक महत्व है। पहला है रक्षा कूटनीति, डिफेंस डिप्लोमेसी। आसियान देशों के सामने अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन करके हम उनके साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहे हैं और अपने रक्षा निर्यात के लिए बाजार बना रहे हैं। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। और दूसरा महत्व? दूसरा महत्व मेक इन इंडिया का प्रदर्शन है। एक वैश्विक मंच पर भारतीय निर्मित रक्षा हार्डवेयर की क्षमता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन करना, ये हमारे आत्मविश्वास और हमारी तकनीकी प्रगति को दिखाता है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को सीधे प्रभावित करेगा, सोशल जस्टिस। जी, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार पर। जी, डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। क्या है ये फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ के तहत। जी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट ने इसकी व्याख्या को और विस्तृत करते हुए इसमें शारीरिक गोपनीयता, बॉडीली प्राइवेसी और मासिक धर्म की गरिमा, मेंस्ट्रुअल डिग्निटी को भी शामिल कर लिया है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसके तहत कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं? कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट और ठोस आदेश दिए हैं। पहला, सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी, कक्षा 6 से 12 की लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का अनिवार्य प्रावधान करना होगा। सभी स्कूलों में, सरकारी और प्राइवेट दोनों? जी, दोनों में। दूसरा, स्कूलों में पानी और साबुन के साथ कार्यात्मक और लिंग पृथक शौचालय मतलब फंक्शनल एंड जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स सुनिश्चित करने होंगे। और अगर स्कूल इसका पालन न करें तो? कोर्ट ने जवाबदेही भी तय की है। अनुपालन न करने पर निजी स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ये तो बहुत सख्त आदेश है। बिल्कुल, इसका कानूनी विकास समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला इस पूरे मुद्दे को कल्याण से अधिकार में बदल देता है। इसका क्या मतलब हुआ, कल्याण से अधिकार? मतलब अब तक सैनिटरी पैड देना या ना देना राज्य की उदारता या एक कल्याणकारी योजना का हिस्सा माना जाता था। ये विवेकाधीन था, लेकिन अब ये एक संवैधानिक गारंटी है, एक मौलिक अधिकार है। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट जा सकता है। ये तो लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बिल्कुल, ये पीरियड पॉवर्टी यानी सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच की कमी को दूर करेगा और लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने में भी मदद करेगा। चलिए, अब आज के सबसे रोमांचक सेक्शन की तरफ चलते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बाद का दिन है। जी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है और आज 3 फरवरी को अखबारों में इससे जुड़े महत्वपूर्ण संपादकीय आए हैं। इस साल की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। पारंपरिक ज्ञान, ये बहुत दिलचस्प है। तो इसमें क्या बात की गई है? संपादकीय इस बात पर जोर देते हैं कि हमें आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को सिर्फ एक इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर नहीं, बल्कि एक सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। मतलब वो जगहें जहां प्रकृति और मानव समाज सदियों से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते आए हैं। और इसमें पारंपरिक ज्ञान की क्या भूमिका है? पारंपरिक ज्ञान ने ही इन आर्द्र भूमियों को जिंदा रखा है। संपादकीय में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में कुलम। ये आपस में जुड़े हुए टैंकों की एक प्रणाली है जिसे समुदायों ने बनाया है ताकि कृषि के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और भूजल को रिचार्ज किया जा सके। अच्छा, कुलम तमिलनाडु में। और कोई उदाहरण? केरल में कैनीज। ये आर्द्र भूमि के भीतर खोदे गए विशेष कुएं होते हैं जो भीषण सूखे में भी समुदाय को मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ये पानी को फिल्टर करने की एक प्राकृतिक तकनीक है। केनी, केरल में। ये तो अद्भुत है। एक और उदाहरण आंध्र प्रदेश से है, जहां समुदाय पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने पर कुछ महीनों के लिए मौसमी प्रतिबंध लगाते हैं ताकि मछली की आबादी को फिर से बढ़ने का समय मिल सके। ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। तो ये सब ज्ञान तो हमारे पास है, फिर भी हमारी आर्द्र भूमियां खतरे में क्यों हैं? यहीं पर मेंस के लिए विश्लेषण आता है। सबसे बड़ी समस्या है बंजर भूमि की भ्रांति।
हमारे सरकारी भूमि रिकॉर्ड में, खासकर राजस्व रिकॉर्ड में, आर्द्र भूमि को अक्सर वेस्टलैंड्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बंजर भूमि। लेकिन वो तो सबसे ज्यादा उत्पादक इकोसिस्टम में से एक है। बिल्कुल, लेकिन वेस्टलैंड का टैग लगते ही कानूनी रूप से उनका रूपांतरण, मतलब उन्हें रियल एस्टेट या इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये तो शासन में एक बड़ी कमी है। दूसरी बड़ी कमी है खंडित अधिकार। वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका प्रवर्तन कमजोर है, क्योंकि वन विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग सबके बीच अधिकार बंटे हुए हैं और कोई एक एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। और इसका शहरों पर क्या असर पड़ रहा है? इसका सबसे बुरा असर शहरों पर पड़ रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर बार बार बाढ़ का सामना क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो प्राकृतिक स्पंज थे, मतलब उनकी झीलें और आर्द्र भूमियां, उन्हें कंक्रीट में बदल दिया गया है। पानी अब जमीन में सोख नहीं पाता और सड़कों पर भर जाता है। तो आगे की राह क्या है? दो सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, राजस्व रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट करना और आर्द्र भूमि को वेस्टलैंड की श्रेणी से हटाना। और दूसरा, स्थानीय समुदायों जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है, उन्हें इन आर्द्र भूमियों के प्रबंधन में एक औपचारिक भूमिका देना। बिल्कुल सही। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, प्रीलिम्स फैक्ट्स। एक क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सारंग टीम। HAL द्वारा निर्मित एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। सही। तीसरा, मोनाजाइट रेत। ये केरल, ओडिशा, तमिलनाडु के तटों पर पाया जाता है। ये थोरियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का मुख्य स्रोत है। एकदम सही। चौथा, फॉर्म 7। ये चुनावी सूची से किसी का नाम हटाने या उस पर आपत्ति जताने के लिए आवेदन है, RPA 1950 के तहत। बहुत बढ़िया। पांचवा, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये एक जवाबी टैरिफ होता है, मतलब जैसे को तैसा। अगर कोई देश हमारे सामान पर टैरिफ लगाता है तो हम भी उसके सामान पर उतना ही टैरिफ लगा देते हैं। परफेक्ट। छठा, अनुच्छेद 21। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट रूप से मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। अगला, अनुच्छेद 142। ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियां देता है, जिनका इस्तेमाल करके वो कोई भी आदेश पारित कर सकती है। शाबाश। आठवां, कुलम। तमिलनाडु में पारंपरिक जल टैंक की प्रणाली। नौवां, केनी। केरल में आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले पारंपरिक कुएं। 10वां, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जो महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, और भारत इसका सदस्य है। बहुत अच्छे। 11वां, सेक्शन 73 CGST एक्ट। ये गैर धोखाधड़ी वाले मामलों में कर निर्धारण से संबंधित है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें नोटिस और ऑर्डर के बीच 3 महीने का गैप अनिवार्य है। 12वां, बैगेज नियम 2026। इसके तहत विदेश से आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अगला, MOV भारत। ये युवा मामलों के मंत्रालय का एक पोर्टल है जो युवाओं को शासन और विकास से जोड़ने के लिए बनाया गया है। 14वां, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक विद्रोही समूह है जो खासकर CPEC परियोजनाओं को निशाना बनाता है। 15वां, अरब शांति पहल 2002। ये सऊदी अरब का एक प्रस्ताव था जिसमें 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीनी राज्य के स्थापना के बदले में अरब देशों द्वारा इजराइल को मान्यता देने की बात कही गई थी। बहुत बढ़िया। 16वां, अतिथि ऐप। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा डिजिटल सीमा शुल्क घोषणा करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। 17वां, IREL इंडिया लिमिटेड। ये एक सरकारी उपक्रम PSU है जो भारत में मोनाजाइट रेत के प्रसंस्करण का काम संभालता है। अगला, काबिल। इसका पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये 3 PSUs का एक जॉइंट वेंचर है जिसका काम विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति का अधिग्रहण करना है। 19वां, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR चुनाव आयोग द्वारा चुनावी सूचियों को साफ और अपडेट करने के लिए चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है। 20वां, सेक्शन 31 RPA 1950। चुनावी फॉर्म में झूठी घोषणा करने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान। बहुत अच्छे। 21वां, नियोडियमियम। नियोडिमियम ये एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिसका इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली स्थायी चुंबकों परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में होता है। अगला,
रामसर कन्वेंशन। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी। बिल्कुल। 23वां आईसेट। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर एक पहल है। 24वां दिल्ली घोषणापत्र 2026। ये हाल ही में हुई भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों की बैठक का परिणाम है। और आखिरी लाल सागर। एक बहुत ही सामरिक समुद्री मार्ग जो स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। दिल्ली घोषणा पत्र ने इसकी सुरक्षा पर जोर दिया है। बहुत बढ़िया। रिवीजन। अब मेंस के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने जिन मुद्दों पर बात की उन्हीं से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। जी, पहला सवाल जीएस पेपर 3 के लिए। हालिया भारत अमेरिका व्यापार सौदा आर्थिक क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता से रणनीतिक संरेखण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात प्रतिस्पर्धा के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका ढांचा बहुत साफ होना चाहिए। इस तरह के समालोचनात्मक विश्लेषण करें यानी क्रिटिकली एनालाइज वाले सवालों में आपको दोनों पक्ष दिखाने होते हैं और फिर अपना एक संतुलित मत देना होता है। तो शुरुआत कैसे करें? परिचय में क्या लिखें? परिचय में आप सीधे सौदे का संदर्भ दें। बताएं कि अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिए हैं और बदले में भारत ने रूसी तेल पर रोक और 500 बिलियन के आयात का वादा किया है। और फिर प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स को परिभाषित करें। रणनीतिक स्वायत्तता और रणनीतिक संरेखण का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है। और बॉडी में हमें दोनों पक्षों को बराबर तवज्जो देनी होगी। पहले पैराग्राफ में हम ये बता सकते हैं कि ये संरेखण हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। बिल्कुल। उस पैराग्राफ में आप 18% टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, जेम्स जैसे क्षेत्रों को होने वाले फायदे का विश्लेषण करें। $100 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लक्ष्य का जिक्र करें। अमेरिकी सप्लाई चेन में एकीकरण और आईसेट के माध्यम से चीन पर निर्भरता कम करने जैसे सकारात्मक बिंदुओं को विस्तार से बताएं। और दूसरे पैराग्राफ में हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना होगा, यानी हमारी स्वायत्तता पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सही। यहाँ आप रूसी सस्ते तेल पर रोक के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। इसमें बढ़ता आयात बिल, सीएडी पर दबाव, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा और भारत का अमेरिकी नीतिगत अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाना, इन सब बातों को शामिल करें। आप कृषि बाजार खोलने के संभावित दबाव का भी जिक्र कर सकते हैं। और एक तीसरा बॉडी पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें हम और गहराई में विश्लेषण करें। हाँ, एक समालोचनात्मक पैराग्राफ जरूरी है। आप यहाँ यह तर्क दे सकते हैं कि क्या ये स्वायत्तता का पूर्ण नुकसान है? शायद नहीं। रूस के संबंध में हमारी स्वायत्तता कम हुई है, ये सच है, लेकिन अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सप्लाई चेन सुरक्षित करके चीन के मुकाबले हमारी स्वायत्तता बढ़ी भी है। तो ये एक रीअलाइनमेंट है, न कि सरेंडर। और निष्कर्ष में क्या होना चाहिए? क्या हम ये कहें कि हमने अपनी स्वायत्तता खो दी है? एक संतुलित निष्कर्ष ज्यादा बेहतर होगा। आप ये तर्क दे सकते हैं कि भारत की विदेश नीति अब पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से हटकर बहुसंरेखण, मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रही है, जहां हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर संरेखित होते हैं। ये एक ज्यादा व्यावहारिक और आज के दौर के हिसाब से जरूरी नीति है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल लेते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना एक कल्याणकारी मुद्दे को संवैधानिक दायित्व में बदल देता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस अधिकार के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। ये भी एक बहुत अच्छा और सीधा सवाल है। परिचय में आप डॉक्टर जया ठाकुर मामले का जिक्र करें और बताएं कि कैसे अनुच्छेद 21 का विस्तार करके मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया गया है। बॉडी के पहले हिस्से में हमें इस बदलाव को समझाना होगा, कल्याण से अधिकार वाले बदलाव को। जी, आप बताएं कि कल्याण या दान राज्य की मर्जी पर निर्भर होता है, वो विवेकाधीन होता है, जबकि अधिकार अनिवार्य और न्यायोचित होता है। मतलब अगर अधिकार नहीं मिलता तो नागरिक कोर्ट जा सकता है। ये इस फैसले का सबसे बड़ा परिवर्तन है। और बॉडी के दूसरे हिस्से में हमें चुनौतियों पर फोकस करना है। बिल्कुल। आप चुनौतियों को अलग अलग शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहली, बुनियादी ढांचे की चुनौती, खासकर ग्रामीण स्कूलों में पानी और अलग शौचालयों की कमी। दूसरी, बजटीय चुनौती, सभी स्कूलों में मुफ्त पैड वितरण के लिए भारी धन की जरूरत होगी। और सांस्कृतिक चुनौती भी तो है। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं और कलंक आज भी समाज में मौजूद हैं। शिक्षकों और छात्रों को संवेदनशील बनाने की जरूरत होगी। और चौथी चुनौती है निपटान की। इस्तेमाल किए गए पैड का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान भी एक बड़ी समस्या है।
तो निष्कर्ष में क्या सुझाव दे सकते हैं? निष्कर्ष में आप एक सकारात्मक और आगे की सोच वाला दृष्टिकोण अपनाएं। आप विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शिक्षा का अधिकार RTE के अभिसरण कन्वर्जन का सुझाव दे सकते हैं। साथ ही इस अभियान में सामुदायिक भागीदारी और NGOs की भूमिका पर भी जोर दे सकते हैं। चलिए, अब आज के क्विज की बारी। मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब और उसका स्पष्टीकरण देंगे। जरूर। पहला सवाल, हालिया भारत अमेरिका व्यापार सौदे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत ने रूसी तेल की खरीद को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की है। 2. अमेरिका ने सभी भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% की एक समान दर कर दी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. न तो एक और न ही दो, सी. केवल दो, डी. एक और दो दोनों। ये एक ट्रिकी सवाल है। इसका सही उत्तर है बी, न तो एक और न ही दो। बी? लेकिन हमने तो यही चर्चा की थी। यहीं पर UPSC की बारीकी काम आती है। कथन एक कहता है कि भारत ने खरीद सीमित करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि खबर के अनुसार भारत ने खरीद पूरी तरह से रोकने का वादा किया है। ये शब्द का अंतर है। अच्छा, और दूसरा कथन गलत क्यों है? दूसरा कथन कहता है कि सभी भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाया गया है, जबकि सौदा रेसिप्रोकल टैरिफ पर लागू होता है, जो कुछ चुनिंदा श्रेणियों पर लगाए गए थे। ये सभी सामानों पर लागू नहीं होता, इसलिए दोनों कथन तकनीकी रूप से गलत हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए दूसरा सवाल। फॉर्म 7 शब्द जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? ए. एक नए बैंक खाते के लिए आवेदन, बी. GST रिटर्न दाखिल करना, सी. चुनावी सूची में किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति जताने के लिए आवेदन, डी. पासपोर्ट के लिए आवेदन। ये तुलनात्मक रूप से आसान है। इसका सही उत्तर है सी, चुनावी सूची में किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति जताने के लिए आवेदन। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन राज्यों की पहचान की गई है? ए. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बी. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सी. पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, डी. कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों को उनके तटों पर मोनाजाइट रेत के विशाल भंडार के कारण चुना गया है। 1. भारतीय निवासियों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता 50,000 रुपए से घटाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। 2. आभूषण सीमा अब कीमत आधारित प्रणाली के बजाय वजन आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही या सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। यहाँ सही उत्तर है बी, केवल दो। पहला कथन गलत है क्योंकि भत्ता घटाया नहीं बल्कि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। दूसरा कथन सही है, प्रणाली अब वजन आधारित है। महिलाओं के लिए 40 ग्राम, पुरुषों के लिए 20 ग्राम। और आखिरी पांचवा सवाल, दिल्ली घोषणा पत्र 2026 हाल ही में किसके समापन पर अपनाया गया था? ए. G20 शिखर सम्मेलन, बी. भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन, सी. भारत अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक या डी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका सही उत्तर है सी, भारत अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा को संक्षिप्त में समझते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर भारत अमेरिका व्यापार सौदा रही, जिसने न सिर्फ टैरिफ घटाए बल्कि भारत की ऊर्जा नीति को भी बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहीं चुनाव आयोग फॉर्म 7 विवाद को लेकर सवालों के घेरे में है। भविष्य की तैयारी के लिए सरकार की दुर्लभ पृथ्वी रणनीति और डिजिटल सीमा शुल्क नियम महत्वपूर्ण कदम है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपये मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।